जो कठिनाइयों में भी रास्ता बनाते हैं, जो कठिनाइयों में भी रास्ता बनाते हैं, वो ही एक दिन मंजिल पाते हैं। माना कठिन है राह मगर, माना कठिन है राह मगर, मंजिल पर सब दर्द भूल जाते हैं, मंजिल पर सब दर्द भूल जाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको विशेषकर हिंदी, उत्तराखंड तथा अन्य मोटिवेशनल लेक्चर या मोटिवेशनल थॉट्स बताए जाते हैं। आज जो हम यहाँ पर वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो संबंधित है हिंदी प्रवक्ता से संबंधित, जिसमें आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उससे भी संबंधित ये वीडियो है, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। जो आप सभी जानते हैं, जो उत्तराखंड प्रवक्ता का सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भी एक अपना एक भाग है। तो उसी से संबंधित आज ये एमसीक्यू यहाँ पर हम लेके आए हैं। आशा करती हूँ आप सभी को एमसीक्यू पसंद आएंगे, और साथ ही साथ अपना स्कोर, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना स्कोर जरूर बताएं, और आपको प्रश्नों का संकलन कैसा लगा यह अवश्य बताएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लेटो का समय क्या माना जाता है? 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व, 420 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व प्लेटो का जन्म या प्लेटो का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है ड्राइडन, अरस्तु, प्लेटो या क्रोचे। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। ठीक है, प्लेटो की रचना है, प्लेटो का नाम, प्लेटो का ही ये ग्रंथ है द रिपब्लिक। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ किसने लिखा है? एम के गांधी, अरस्तु, टी एस इलियट या प्लेटो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लेटो ने ही द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ भी लिखा है। अगला प्रश्न है, द लॉज के लेखक कौन है? प्लेटो, वुड्सवर्थ, अरस्तु या बेकन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। तो अभी आपने देखा, हमने 3 रचना उनकी पढ़ ली हैं अभी तक, द लॉज, द स्टेट्समैन और द रिपब्लिक। अगला प्रश्न है, कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण क्या था? इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो ध्यान देंगे, सौंदर्यवादी, आनंदवादी, उपयोगितावादी या मानववादी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपयोगितावादी। तो कला के प्रति प्लेटो का जो दृष्टिकोण है वो उपयोगितावादी वाला है। अगला प्रश्न है, एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि अपना कोई उपयोग रखती हो, यह विचार किसका है ना? एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वो अपना कोई उपयोग रखती हो। कीर्केगार्ड का, प्लेटो का, अरस्तु का, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये प्लेटो का कथन है। अगला प्रश्न है, साहित्य को मिथ्या अनुकृति किसने माना है या मानता था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साहित्य को मिथ्या अनुकृति किसने माना है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, ड्राइडन ने, वुड्सवर्थ ने। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है, प्लेटो ने ही साहित्य को मिथ्या अनुकृति माना है। प्रश्न संख्या 8 है, कवि या कलाकार, कवि या कलाकार तो नकल ही की नकल करता है। कवि या कलाकार जो है वो तो नकल की नकल करता है। यह विचार किस पाश्चात्य समीक्षक का है? बहुत ही रोचक इनका जो है ये कथन है, ये विचार है। अरस्तु का, क्रोचे का, प्लेटो का या रिचर्ड्स का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है प्लेटो का। प्लेटो का ही विचार था कि कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है। अगला प्रश्न है, काव्य को नैतिकता और उपयोगिता के मानदंड से परखने का पक्षपाती कौन था? काव्य को नैतिकता उपयोगिता के मानदंड से परखने का पक्षपाती कौन था? प्लेटो, बेकन, अरस्तु या रूसो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, प्लेटो के अनुसार काव्य के प्रयोजन हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सत्य का उद्घाटन, राष्ट्रोत्थान, मानव कल्याण या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर सही 10th का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, सत्य का उद्घाटन, मानव कल्याण, राष्ट्रोत्थान, ये सभी प्लेटो के अनुसार काव्य के प्रयोजन है। अगला प्रश्न है, कवि का महत्व एक मोची से कम है, यह विचार किसका है? प्लेटो का, अरस्तु का, ड्राइडन का, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि कवि का महत्व एक मोची से भी कम है। प्लेटो का संबंध, प्लेटो का काव्य संबंधी चिंतन दूषित है, क्यों? उनका काव्य संबंधी चिंतन जो है वो दूषित है, क्यों? केवल उपयोगिता की महत्व देना पशुधर्म है, कवि का महत्व वह मोची से भी कम मानता है, कविता को नैतिकता और सदाचार की कसौटी पर कसता है, या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी।
क्योंकि उनके काव्यों में देखो, अभी हमने ऊपर बात करी थी कि मोची से कम मानता है, उपयोगिता के सिद्धांत पर चलते हैं काव्य को लेकर, और कविता को नैतिकता और सदा की कसौटी पर कसता है। तो ये सभी हैं जो उनके काव्य संबंधी चिंतन को दूषित मानते हैं। इनमें से प्लेटो ने काव्य के संबंध में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अनुकरण सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद, विचार सिद्धांत या काव्य भाषा सिद्धांत? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण का सिद्धांत किसका है? प्लेटो का है। कई बार पूछा जा चुका है अनुकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? अरिस्टोटल, प्लेटो, क्रोचे या दांडायन? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। अब अरस्तु का समय है, अरस्तु का समय क्या है? 347 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, 370 ईसा पूर्व से 320, 380 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 374 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। कौन सी रचना अरस्तु की है? पोएटिक्स, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन या ये सभी? तो अभी हमने बात की थी द रिपब्लिक और स्टेट्समैन तो उनकी ही थी, तो यहाँ पर देखो ये दो तो है नहीं, यानी कि पोएटिक्स भी किसकी रचना है? अरस्तु की रचना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर, अच्छा यहाँ पर अरस्तु की, हमने ऊपर किसको पढ़ा था? हमने प्लेटो को पढ़ा था, ये अरस्तु की रचना है। यहाँ पर ये दो किसकी रचना है? हमने इसके लिए बात की थी ना, ये दो रचना यहाँ पर प्लेटो की है, ऊपर हमने बात की थी। तो यहाँ पर अरस्तु स्टार्ट हो गया है, तो कौन सी रचना अरस्तु की है? पोइटिक्स जो है क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ये। और ये दो रचना ऊपर हमें पढ़ी थी, ये किसकी है? प्लेटो की है। अगला प्रश्न है, इनमें से अरस्तु ने कौन से काव्य सिद्धांत दिए? देखो अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? अभी हमने पढ़ा ऊपर प्लेटो ने दिया था। तो अब अरस्तु की बात हो रही है, अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ए और बी दोनों, ये दोनों दिए हैं अरस्तु ने। ठीक है, ये दोनों अरस्तु ने दिए हैं। अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ क्या है? जीवन का अनुकरण, कला प्रकृति की अनुकृति है, हुबहू नकल की अनुकरण है, नकल ही अनुकरण है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कला प्रकृति की अनुकृति है। ये किसने कहा है? ये अरस्तु के अनुसार है। अगला प्रश्न है, अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। यह व्याख्या अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की किसने की है? अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? अनुकरण की। तो अनुकरण का जो है प्लेटो ने दिया था, लेकिन उसको माना है अरस्तु ने भी, और उसके साथ विरेचन सिद्धांत जोड़ा है। तो अनुकरण का अर्थ ये किसने बोला है कि पुनराख्यान करता है? क्वेश्चन नंबर 19, प्रोफेसर मरे, प्रोफेसर बूचर, बेकन या ड्राइडन? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर बूचर ने ये व्याख्या की है, या ये पक्ष रखा है। अगला प्रश्न है, अनुकरण का अर्थ सर्जना का प्रभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है। ठीक है, यह विचार किसका है? प्रोफेसर बूचर का, प्रोफेसर मरे का, ड्राइडन का या क्रोचे का? तो अनुकरण के संबंध में यह जो विचार है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर मरे का। अगला प्रश्न है, इनमें से अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का तथ्य कौन सा नहीं है? कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, कविता सत्य से 4 गुनी दूर है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कविता सत्य से 4 गुनी दूर है। यह इसका सिद्धांत नहीं है। तो यानी कि कौन कौन से सिद्धांत माने जाएंगे? अरस्तु के अनुकरण के सिद्धांत कौन कौन से माने जाएंगे? उन्होंने कहा है कि कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, और अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। ये अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के तथ्य हैं, ये नहीं है। तो आपको ये 3 भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो से भिन्न है, क्यों? अब देखिए यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप पूरा अच्छे से ध्यान देंगे। तो कविता को वह नैतिक मानदंडों पर नहीं तोलता, काव्य कला को वह सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला मानता है। अरस्तु ने काव्य की व्याख्या दर्शन और राजनीति के चश्मे से नहीं की है, या ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ये सभी। जितने भी तथ्य दिए गए हैं, इसी कारण से अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो से भिन्न है। विरेचन सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? अभी हम बात कर रहे हैं क्रोचे, प्लेटो, अरस्तु या रिचर्ड्स? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, विरेचन शब्द का संबंध किससे है? मिमेसिस से, कैथारसिस से, सत्यम शिवम सुंदरम से? इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैथारसिस से। तो विरेचन का संबंध किससे? कैथारसिस से है। अब है क्वेश्चन नंबर 25, शारीरिक विचारों को जिस प्रकार रेचक औषधियों से बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार करुण त्रासदायक भावों का निष्कासन ट्रेजेडी के द्वारा किया जाता है। यह मत किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है कोटेशन है, तो इसको ध्यान से देखेंगे आप। ऑप्शन है विरेचन सिद्धांत,
दुखांत नाटक मीमांसा, ए और बी दोनों, या अनुकरण सिद्धांत? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, विरेचन सिद्धांत और दुखांत नाटक मीमांसा। अगला प्रश्न है, ट्रेजेडी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा त्रास के लिए माध्यम प्रस्तुत करना नहीं, अपितु एक सुनिश्चित कलात्मक पारितोष प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑप्शन है अरस्तु का, प्लेटो का, बूचर का, या लेंसिम का। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रोफेसर बूचर का मानना है कि ट्रेजेडी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा त्रास के लिए माध्यम प्रस्तुत करना नहीं, एक निश्चित कलात्मक परितोष प्राप्त करना भी है। अगला प्रश्न है, काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का सूत्रपात किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देंगे आप। तो काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का सूत्रपात करने का श्रेय किसे जाता है? रिचर्ड्स को, टीएस इलियट को, लॉन्जाइनस को, या क्रोचे को? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉन्जाइनस। देखो अब लॉन्जाइनस आ चुके हैं, तो काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा लॉन्जाइनस ने दी है। अगला प्रश्न है, ऑन द सबलाइम नामक पुस्तक का संबंध किससे है? लॉन्जाइनस से, क्रोचे से, अरस्तु से, प्लेटो से? तो मैंने अभी आपसे कहा कि अब लॉन्जाइनस का यहाँ पर प्रादुर्भाव हो चुका है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉन्जाइनस द ऑन द सबलाइम के पुस्तक का संबंध या रचनाकार है। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे, लॉन्जाइनस, किरकेगार्ड, या प्लेटो? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रोचे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। क्रोचे का जीवन समय क्या है? क्या काल माना जाता है इनका? 1850 से 1960, 1866 से 1952, 1843 से 1993, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1866 से 1952। अगला प्रश्न है, एस्थेलेटिक्स नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? क्रोचे हैं, लॉन्जाइनस हैं, टीएस इलियट हैं, या बेकन है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है क्रोचे की रचना है एस्थेलेटिक्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32, क्रोचे ने ज्ञान के कितने रूप माने हैं? 3, 4, 2, या 5? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्रोचे ने ज्ञान के कितने रूप माने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 रूप माने हैं। अगला प्रश्न है, सहजानुभूति यानी जिसको हम इंट्यूशन भी कहते हैं, तो को क्रोचे ने क्या नाम दिया है? सहजानुभूति को क्या नाम दिया? अभिव्यंजना, स्वानुभूति, अनुसंगिक आनंद, या अभिव्यक्ति? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभिव्यंजना। सहजानुभूति को क्या नाम दिया है क्रोचे ने? अभिव्यंजना। अभिव्यंजनावाद के यही प्रवर्तक हैं। किस विद्वान ने अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अभिव्यंजनावाद क्रोचे ने दिया, तो इसको भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने, सत्यदेव मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या डॉक्टर नामवर सिंह ने? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कहाँ जाएंगे मेरे आलोचक? ये तो जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे, तो उन्होंने ही कहा है कि भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप उत्थान किया है अभिव्यंजनावाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, संप्रेषणीयता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र में किसने दिया? अरस्तु, लॉन्जाइनस, प्लेटो, या आई ए रिचर्ड्स? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आई ए रिचर्ड्स ने संप्रेषणीयता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र में दिया है। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेसी क्रिटिसिज्म नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? टीएस इलियट, वुड्सवर्थ, आई ए रिचर्ड्स, या बेकन? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वुड्सवर्थ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ठीक है, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेसी 36, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेसी, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर आई ए रिचर्ड्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, आई ए रिचर्ड्स का जीवन काल क्या है? 1895 से 1980, 1896 से 1980, 1893 से 1979, या 79? तो उसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी, 1893 से 1979 या 79। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कला का मूल्य सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, या आई ए रिचर्ड्स? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आई ए रिचर्ड्स कला का मूल्य सिद्धांत के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न है, भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है, यह विचार किसका है? भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है। रामचंद्र शुक्ल का, रिचर्ड्स का, क्रोचे का, या इलियट का? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड्स ने कहा है कि भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है। अगला प्रश्न है, ठीक है, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि आदिम आवेगों
या इम्पल्सिस की सत्ता को किसने स्वीकार किया है? वुड्सवर्थ ने, किट्स ने, रिचर्ड्स ने या इलियट ने? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड्स ने आदिम आवेगों की सत्ता को स्वीकार किया है। तो ये थे पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित 40 प्रश्न। इसी प्रकार आगे भी प्रश्न आते रहेंगे। उपन्यास और नाटक से संबंधित मैंने प्रश्न आगे दिए हैं और पात्र और कोटेशन से संबंधित प्रश्न दिए हैं। आगे ही पाठ्यक्रम को सम्मिलित करते हुए इस प्रकार की वीडियो आते रहेंगी। आपको प्रश्नों का संकलन अच्छा लगा तो जरूर चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक, क्योंकि आप सभी जानते हैं तैयारी आप सभी बुक से, नोट से कर रहे होंगे, लेकिन आपको रिकॉल, एक रिवाइज करने के लिए एक एमसीक्यू का सीरीज चाहिए। तो आप जरूर इस वीडियो को सुने, भले स्पीड बढ़ा के सुने, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर खुद से पहले गैस करें, उसके बाद आंसर देखें और कमेंट बॉक्स में अपने द्वारा प्राप्त अंकों को जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।